हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं कि आपके सभी जो भी क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं या फिर जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं कवर करवाता रहूं, तो आपका ये पेपर हुआ है अभी बीए सेकंड ईयर की सोशियोलॉजी का, जिसका हम संपूर्ण हल लेकर के, यानी कि क्वेश्चन पेपर में क्या चीज पूछी गई है वो सारा कुछ हल करवा के आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके अगर आपके एग्जामिनेशन नहीं हुए हैं एंड हुए हैं तो भी आप मैच कर सकें। एंड आने वाले ईयर्स में ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, जिससे कि एक तरीके से आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेगा एंड ये पूरा तरीके से सॉल्व पेपर होगा। अगर आप इसको 2023, 24, 25 में देख रहे हैं तो आपके लिए एक तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर होगा जो कि सॉल्व पेपर होगा, जो कि काफी हेल्पफुल होता है आपके लिए। ओके, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। यह है आपके सामने पेपर का कोड 2041 बीए सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2021-22 के सोशियोलॉजी का पेपर नंबर सेकंड, जिसका नाम है आपका सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सामाजिक विघटन। समाज किस तरीके से विघटित हो रहा है, क्या चीजें प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं समाज में, उन सभी चीजों को लेकर के ये क्वेश्चन पेपर आपका बनता है। टाइम यहां पर दिया गया है 3 आवर्स का एंड मार्क्स है आपके 100 एंड नोट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि आपको करना कैसे है। जो भी क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कैसे करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें देख सकते हैं कह रहा है आपसे अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी एंड सेकंड कह रहा है आपके कि 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ईच, यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन करने हैं एंड जो है सेक्शन ए से जो होना चाहिए वो 1000 वर्ड्स में, सेक्शन बी से जो होना चाहिए वो 500 वर्ड्स में होना चाहिए। एंड ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सभी क्वेश्चंस के इक्वल मार्क्स हैं। यही चीज आपको जो नोट्स हमने भी हिंदी में इंग्लिश में पढ़ा हुआ है वही चीज यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है। एंड इसके बाद यहाँ से देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज कंपलसरी, जिसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। अब इसमें आप देख सकते हो जब सबसे कह रहा है आपसे कि राइट नोट्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी कि 200 शब्दों में क्या करना है, इस पर टिप्पणी लिखना है। एंड 5 क्वेश्चंस यहां पर आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे आपको, यानी कि टोटल आपको 20 मार्क्स मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, सभी क्वेश्चंस के इक्वल मार्क्स है, 5 क्वेश्चन करना है, 20-20 करके आपका जो है 100 जो है मार्क्स कंप्लीट होता है। अब इसमें आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कास्टिज्म, जातिवाद। जातिवाद क्या होता है इस पर आपको लिखना है। तो जातिवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत व्यक्ति जो है जिस फैमिली में जन्म लेता है उस फैमिली का जो पुराना जो उनका जन्म का सिस्टम होता है, जो उनका कास्ट कल्चर होता है, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो भी उसी का हो जाता है। यानी कि ये जातिवाद क्या है, एक जन्म के आधार पर चली आ रही परंपराएं हैं, जिसके आधार पर व्यक्ति जिस परिवार में जिस घर में जन्म लेता है वो उसी का हो जाता है और कहीं ना कहीं वो चीजें उस पर एक इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, वो अपने आप को उसी में बधा हुआ समझता है। तो यही बेसिकली जातिवाद के रूप में बात किया जाता है। जब भी जातिवाद के नाम पर जो है कई सारी चीजें भी आपने देखी होगी, जातिवाद के नाम पर लड़ाई झगड़े, यानी कि एक तरह की कट्टरपंथी जो भावना होती है, जहां पर मतलब एक विशेष कास्ट के साथ आपका कनेक्शन हो, वो कहलाता है आपका जातिवाद। अगला जो आपका क्वेश्चन है दूसरा कह रहा है आपका मदपान एल्कोहलिज्म, यानी कि जब एक व्यक्ति क्या करे, एल्कोहल जब वो ड्रिंक कर रहा है तो वो कहलाता है आपका बेसिकली मदपान। एंड इसके कई सारे प्रॉब्लम्स इससे क्रिएट होती है, जो कि समाज में अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उभर करके आती है, क्योंकि जब व्यक्ति मद्यपान के स्टेट में होता है तो उसको अपने आप में वो चीज़ें सब कुछ भूल चुका होता है, वो अपने आप को भूल चुका होता है, वो चीज़ें क्या कर रहा है, किसी के साथ वो गलत कर सकता है, किसी को के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो मद्यपान बेसिकली है कि जब हम किसी ऐसी वस्तु का जो है द्रव्य का सेवन कर रहे हैं जिससे हम अपने आप को भूल जा रहे हैं, दैट इज एल्कोहलिज्म। थर्ड है आपका अंतर पीढ़ी संघर्ष जो है इंटरजनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जब क्या होता है कि 2 पीढ़ियों के बीच में, जैसे आपके फादर की पीढ़ी होगी, आपकी पीढ़ी हो गई, या फिर आपके ग्रैंडफादर की पीढ़ी होगी, आपकी पीढ़ी होगी, यानी कि 2 पीढ़ियों के बीच में जब एक जो है कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, संघर्ष आ जाए, क्योंकि हो सकता है आपसे पहले की पीढ़ियों का उनका माइंडसेट, उनकी सोच या उनके टाइम पीरियड पर टेक्नोलॉजी, वो सारी चीजें मतलब अलग रही हो, लाइफ को लेकर के डायमेंशंस अलग रहे हो, लेकिन आज की पीढ़ी का डायमेंशंस कुछ अलग हो या आने वाली पीढ़ी का डायमेंशंस अलग हो, तो 2 पीढ़ियों के बीच में जो संघर्ष होता है वो संघर्ष कहलाता है आपका अंतः पीढ़ी संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कॉज ऑफ डाउरी, दहेज के कारण क्या है, किस वजह से दहेज दिया जाता है। तो बेसिकली डाउरी जो है एक तरीके से आप देखोगे तो हर जगह पर इसके बारे में बात किया गया है एंड वो इलीगल है, डाउरी नहीं होती है। लेकिन आप देखोगे, अपना उठा करके देख लो पूरा, मतलब जितना भी सिस्टम है, या फिर आप अपना पूरा समाज उठा करके देख लो कि ये चीज बेसिकली एक तरीके से सामान्य रूप में ही देखा जाता है।
दहेज के कई सारे जो है कारण भी होते हैं, जैसे कि मतलब कि एक उस व्यक्ति को देना ही पड़ता है जिससे कि उसके फैमिली की जो है इज्जत रहे समाज में, लोगों को देख करके कि हाँ समाज में लोग दे रहे तो मुझे भी देना पड़ेगा, या फिर मतलब सामने वाले से डिमांड रहती है कि अगर ऐसा ही होगा। मतलब कई सारे इसके कारण हो सकते हैं कि किस वजह से दहेज दिया जाता है। तो इसके लिए जो है दोनों सिचुएशंस में, यानी कि दोनों जो सामने के लोग हैं या लड़की वाले लड़के वाले, दोनों की तरफ से कहीं ना कहीं ये चीज इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक जो विघटन है कि सामाजिक विघटन क्या है। तो सामाजिक विघटन क्या है, बेसिकली ये सामाजिक संरचना का टूट जाना। जैसे कि हमारा जो है समाज को एक तरीके से व्यक्ति की बॉडी की तरह लिया गया है कि व्यक्ति का बॉडी जैसे होता है उसमें कई सारे पार्ट्स हैं, हाथ है, नाक है, आंख है, कान है। तो समाज भी एक तरीके से एक संरचना है, और जैसे ही व्यक्ति के बॉडी का कोई पार्ट्स टूट जाता है तो पूरी संरचना ही कहीं ना कहीं खाली महसूस होने लगती है। कि अगर आपके पास हाथ ही नहीं है तो आपके पास बॉडी के सारे पार्ट्स होंगे लेकिन फिर भी आप खाली खाली महसूस होंगे। तो वैसे ही सामाजिक विघटन भी क्या है कि समाज में जब कुछ चीजें, समाज के कुछ पार्ट्स टूटते हैं, अलग होते हैं, विघटित होते हैं, तो उसी को हम कहते हैं सामाजिक विघटन। ओके, इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, कई सारे इसके लक्षण होते हैं। सामाजिक असंतुलन हो जाता है, तीव्र सामाजिक परिवर्तन हो जाता है, सामाजिक मनोवृत्तियों में परिवर्तन हो गया, सामाजिक मूल्यों में संघर्ष की भावना आ गई। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सामाजिक विघटन को जो है उत्साहित करती है। तो इस तरीके से ये 5 क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 में था, जो कि कंपलसरी था, जो कि आपको करना ही करना था। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका सेक्शन ए स्टार्ट हो रहा है। और सेक्शन ए एंड सेक्शन बी से क्या कहा हुआ है, 2-2 क्वेश्चन आपको करना है। एंड ये दोनों क्वेश्चन जो सेक्शन ए के होंगे वो आपका होगा 1000 वर्ड्स में, एंड जो सेक्शन बी का होगा वो 500 वर्ड्स में। तो 1000 वर्ड के लिए आप देख सकते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस कॉज ऑफ फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। कह रहा है आपसे कि व्यक्तिक विघटन क्या होता है और भारत में पारिवारिक विघटन के कारणों की जो है संक्षिप्त में व्याख्या, मतलब व्याख्या करना है कि क्या होता है। तो देखो, अगर हम बात करें व्यक्तिक विघटन, तो व्यक्ति के जीवन का जो संगठन है उसका छिन्न छिन्न हो जाना या अलग अलग हो जाना, व्यक्ति और समाज के बीच में तादाम्य की जो स्थापना है वो टूट जाए। समाज में जो लोग एक दूसरे के, मतलब एक व्यक्ति है एक फैमिली के साथ वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है, वो व्यक्ति वहां से टूट करके अलग अपना एक तरीके से, मतलब अपने आप को पूरी फैमिली से अलग कर ले, समाज से अलग कर ले, तो वो व्यक्ति क्या हो गया कि एक समाज की जो श्रृंखला चली आ रही है उससे क्या हो गया, विघटित हो गया। और ये कहलाता है आपका व्यक्तिक विघटन। एंड नेक्स्ट जो आपका उसमें आगे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत में पारिवारिक विघटन के कारण क्या है। तो पारिवारिक विघटन के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि भूमिकाओं की बहुलता हो सकती है कि हर व्यक्ति के अपने अपने डायमेंशंस है, भूमिकाएं हैं, और उसकी जब बहुलता हो जाती है तो कभी कभी ऐसे होता है कि इस स्थिति में व्यक्ति अपनी जो है उसके डायमेंशंस ही भूल जाता है कि उसके एक रीजन क्या है या उसके कर्तव्य क्या है, वो सारी चीजें खत्म सी हो जाती हैं। भूमिकाओं में असंतोष की भावना हो जाए, यानी कि जैसे कि पहले क्या होता था कि नारी आधुनिक शिक्षा से दूर थी तो परिणाम स्वरूप उसको क्या था, घर ही चलाना था। अब क्या हो गया है कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट की जड़ें हो गई हैं, जैसे कि अब अगर लड़की एजुकेटेड है, वो पढ़ी लिखी है, अब उसको भी अपनी लाइफ में क्या करना है, उसको भी जॉब करना है, लेकिन अब फैमिली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सारी भी पूरी करनी है। तो अचानक से मतलब उसकी जो भूमिकाएं है, उसको बाहर का भी काम भी करना है, घर आकर के घर के जो काम है वो भी लड़की की है। तो मतलब कि एक तरीके से पूरा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। तो भूमिकाओं से असंतोष है, भूमिकाओं में संघर्ष हो जाता है, सामाजिक जो मूल्य है उसमें विरोध आ जाता है कि हम अपना कुछ अलग ही मूल्य समझते हैं और समाज के कुछ मूल्य हैं वो दोनों एक साथ नहीं मैच होते हैं, तो परिवार विघटित होता है। वैवाहिक मूल्यों का पतन हो जाना, सामाजिक तनाव हो जाना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भारत में जो है पारिवारिक विघटन के कारण बनते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये कह रहा है आपसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम, डिस्कस द जो है डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम इन इंडिया। कह रहा है आपसे कि अपराध क्या है, अपराध के बारे में आपको बताना है कि अपराध की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, एंड जो आपका श्वेतसेन अपराध है, सफेद पोश अपराध है, वो क्या होता है। तो देखो, अगर सबसे पहले हम अपराध की अवधारणा को समझें तो साधारण भाषा में समाज विरोधी या जन कल्याण के विरोध में जो काम किया जाए, जो व्यवहार किया जाए, वो अपने आप में क्या कहलाता है कि वो अपराध है। यानी कि वो काम जो सोसाइटी के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, लोगों के लिए बुरा हो, वो कहलाता है अपने आप में अपराध, और जो इससे करता है वो कहलाता है अपराधी। वास्तविकता यह है कि अपराध का अर्थ जो है बहुत व्यापक है। विभिन्न युगों में अलग अलग चीजें, अलग अलग समाज में अपराध का अर्थ भी अलग अलग देखने को मिलता है। प्राचीन और आदिम जो समाज थे उसमें जो धार्मिक काम था, नैतिक काम था, जो प्रथाएं थे, नियम थे, उनको तोड़ना गंभीर अपराध माना जाता था। अगर व्यक्ति कोई धार्मिक नियम या सामाजिक नियम या नैतिक नियम तोड़ता था, उसको पूरे समाज से बेघर कर दिया जाता था, समाज से निकाल करके बाहर फेंक दिया जाता था। वो अपने आप में उस समय क्या था, एक बहुत बड़ा क्राइम था। लेकिन आज के टाइम पे देखोगे कि लोग धार्मिक मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का, नैतिक मूल्यों का जिसकी मर्जी जो करे ना करे। तो यानी कि वो टाइम, जिस टाइम पर ये सारी चीजें अपराध थी,
लेकिन आज के टाइम पे वो चीजें अपराध नहीं है। आज अपराध क्या है? जो आप कानून का, संविधान का को अगर तोड़ रहे हो तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। आप नैतिक मूल्य तोड़ रहे हो, धार्मिक चीजें आपको मर्जी करो ना करो, तो मतलब कि अपने आप में क्या है, अपराध एक बहुत बड़ा डायमेंशन है जो लगातार क्या हो रहा है, चेंजेस होते जा रहे हैं। अब क्या कह रहा है आपसे, भारत में श्वेत पोष, जो सफेद पोष अपराध है, उसके निर्धारक तत्वों की चर्चा करो कि सफेद पोष अपराध क्यों होते हैं। तो बेसिकली सफेद पोष अपराध वो है जब कोई व्यक्ति अपने सीट का, जिस ओहदे पर वो बैठा हुआ है, उस ओहदे पर रहते हुए कुछ गलत काम करता है। जैसे कि इंजीनियर है जो कि मिलावट हो रहा है लेकिन वो घूस लेकर के मिलावट करने दे रहा है, तो वो कहलाएगा अपने आप में एक सफेद पोष अपराध। अब इसके तत्वों का निर्धारण कैसे होता है या इसकी समस्याएं क्या आती हैं, तो जैसे कि इसमें आ जाता है आपका व्यापारी वर्ग श्वेतसेन अपराध के रूप में, चिकित्सक श्वेतसेन अपराध कर सकता है, वकील श्वेतसेन अपराध कर रहा है, सरकारी अधिकारी, राजनेता, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं श्वेतसेन अपराध करते हैं। तो इसके निर्धारक तब तो श्वेतसेन के यही होते हैं कि कोई भी काम, जैसे कि एक वकील है लेकिन वो क्या कर रहा है, मर्डर कर दे रहा है, तो वो श्वेतसेन अपराध नहीं है। या एक वकील है जो किसी के साथ गलत जो है ज्यादती कर रहा है, तो वो नहीं है उसका श्वेतसेन अपराध। श्वेतसेन अपराध वो है जो वो अपने पैसे को करते हुए, जैसे कि अगर वकील है तो वो अगर केस लड़ते हुए वो गलत कर रहा है या किसी गलत का साथ दे रहा है, तो वो श्वेतपोष अपराध कहलाएगा, सफेदपोष अपराध कहलाएगा। एंड अगर वो अपने पर्सनल लाइफ में कुछ चीजें गलत कर रहा है तो वो सफेदपोष अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि निर्धारक तत्व के रूप में आती हैं सफेदपोष अपराध के। 4th नंबर क्वेश्चन है, अंतरपीढ़ीय संघर्ष के कारणों के बारे में बताओ कि अंतरपीढ़ी संघर्ष के आखिर कारण क्या है, वो रीजन क्या है जिस वजह से अंतरपीढ़ी अपराध होता है, या मतलब अंतरपीढ़ी संघर्ष की भावना उत्पन्न होती है। तो देखो, अंतरपीढ़ी संघर्ष के बारे में बात किया जाए तो मैंने पहले ही कहा है कि जब दो पीढ़ियों की मतलब सोच, उसकी समझ, उसकी जो भी चीजें मतलब एक दूसरे से क्या हो, अलग हो, और उन दोनों के बीच में जो संघर्ष उत्पन्न हो जाता है वो संघर्ष कहलाता है आपका अंतःपीढ़ी संघर्ष। इसके कई सारे कारण है कि टेक्नोलॉजी आ गई है, समाज आ गया है, लोगों की सोच बदल गई है, सोशल मीडिया है, लोग मतलब अलग अलग चीजें अलग अलग डायमेंशंस में जा रहे हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं सोसाइटी भी जिम्मेदार है। तो ये कई सारी चीजें जब एक साथ मिल जाती हैं तब वो ये संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, जो 5th नंबर क्वेश्चन है, वो कह रहा है आपसे कि बेरोजगारी, बेकारी को परिभाषित करो कि बेरोजगारी क्या है, और मादक द्रव्य व्यसन और बेरोजगारी के बीच में संबंधों का मूल्यांकन करो कि जो बेरोजगारी है और मादक द्रव्य व्यसन है उनके बीच में क्या संबंध है। तो देखो, बेरोजगारी को अगर हम अर्थ के रूप में स्पष्ट करना चाहें कि बेरोजगारी क्या है, तो जब कोई व्यक्ति उचित योग्यता, पर्याप्त इच्छा और प्रयत्नों के बाद भी आजीविका जो है न्यूनतम सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर पाता है, तब इस स्थिति को हम क्या कहते हैं कि बेरोजगार है व्यक्ति। मतलब उसके पास स्किल्स है, सब कुछ है, लेकिन वो फिर भी उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो कहलाएगा, वो स्थिति कहलाएगी बेरोजगारी। कई सारे विद्वानों ने इस पर अपनी राय रखी है। फेयरचाइल्ड कहते हैं कि बेरोजगारी एक सामान्य श्रमजीवी वर्ग के सदस्य को सामान्य काम करने वाले समय में सामान्य वेतन पर और सामान्य काम करने वाली दशाओं में वेतन मिलने वाले काम से जबरदस्ती और अनैच्छिक वैतनिक कार्य से अलग करना। शिक्षित बेरोजगारी भी अपने आप में एक उदाहरण है, यानी कि जब हम शिक्षित होने के बावजूद भी बेरोजगार हो तो वो कहलाएगा आपका शिक्षित बेरोजगारी। इसके लिए कई सारी चीजें जिम्मेदार हो जाती हैं, और मादक द्रव्य व्यसन और बेरोजगारी के बीच में जो है संबंध काफी गहरा है कि अक्सर आप देखोगे कि वे लोग जिनके पास मतलब अच्छी स्थिति नहीं है, या फिर मजदूरों को देखोगे कि दिन भर वो काम करेंगे और उसमें से कुछ रुपए निकाल करके उनको मादक द्रव्य व्यसन पीना ही पीना है, वो जाकर के शराब पिएंगे ही पिएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक लेवल पर उनके बॉडी पर प्रेशर क्रिएट करता है। आप कोई काम कर रहे हो, एफर्ट लगा है, मेहनत इतना ज्यादा हो रहा है कि अगर वो नेक्स्ट डे अगर उनको काम करना है तो उसके लिए उनको उस चीज का सेवन करना ही होता है। और कहीं ना कहीं ये चीज मतलब उनको जो है बचपन से ही एक ऐसी स्थिति नहीं मिलती है, एजुकेशन नहीं मिलता है समाज से, वो मतलब एक ऐसी स्थिति में रहते हैं समाज में जहां पर वो चीजें आम होती हैं, तो वो चीजें भी कहीं ना कहीं मादक द्रव्य व्यसन को बढ़ावा देती हैं। तो इस तरीके से इनके संबंध कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा आपका सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन, यहां पर 1 क्वेश्चन, यहां 4 क्वेश्चन है, जिनमें से किन्हीं 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। मैंने चारों क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया है। 2 क्वेश्चन का आंसर जो भी आपको लग रहा है कि आपके लिए बेटर है, आप उन क्वेश्चंस के साथ जा सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर बी जो आपका है खंड बा, इसमें से भी आपको क्या करना है, 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, एंड यहां पर आपको 500 वर्ड्स में आंसर देना है दोनों क्वेश्चन का। अब यहां पर आप देख सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन क्राइम एंड जुवेनियल
जो है डिलिक्वेंसी। अपराध और बाल अपराध में क्या अंतर है? तो देखो, अपराध तो है जो है कि कोई भी व्यक्ति जो अपराध कर रहा है, जो समाज के खिलाफ काम कर रहा है, कानून को अपने हाथों में ले रहा है, वो कहलाएगा आपका अपराध। और बाल अपराध क्या कहलाता है? जब कोई जो है 60, अभी पहले 18 साल से कम वालों को बाल अपराध समझा जाता था, अभी 16 से कम वाले बच्चों को बाल अपराध मतलब समझा जाता है। तो ये बाल अपराध मतलब जो कोई बच्चा 16 से कम उम्र का है, अगर वो कोई अपराध कर रहा है तो वो कहलाएगा बाल अपराध। और जो बड़े व्यक्ति हैं या फिर मतलब आम व्यक्ति है, वो अगर कोई अपराध कर रहा है तो वो कहलाएगा अपराध। तो ये बेसिकली डिफ्रेंशिएट हो जाता है बाल अपराध और अपराध में। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि व्याधिकीय और सृजनात्मक व्यक्तिगत विघटन में से आपका क्या तात्पर्य है, इसके बारे में बताओ कि जो है व्याधिकीय और सृजनात्मक विघटन में क्या अंतर है, इसके बारे में बताओ। तो देखो, व्याधिकीय विघटन और सृजनात्मक विघटन समझने की कोशिश करें कि जो व्याधिकीय विघटन होता है ना, वो ऐसा विघटन है जो कि जब व्यक्ति विघटित हो रहा है जो है, तो विघटित व्यक्ति में अहम की भावना आ जाती है, ईगो की भावना आ जाती है कि मैं ही सबसे बड़ा हूं। ऐसी व्यक्ति जब समझने लगता है कि उसके द्वारा बनाए गए सिद्धांत ही सारी नीतियां होनी चाहिए, वो जो कह रहा है सब कुछ उसी के हिसाब से होना चाहिए, जन सामान्य की जो व्यवहार है वो सब गलत है, जो मैं कह रहा हूं मेरे हिसाब से सारी चीजें होनी चाहिए, मैं ही सबसे बेस्ट हूं, मैं ही सबसे अच्छा हूं। और इन सब की वजह से कि मतलब समाज तो एकदम खराब है, सब लोग चूतिया है, हम ही एकदम अच्छे हैं। एंड ये सारी भावनाएं, ये सारा कॉन्सेप्ट लेकर के जब व्यक्ति समाज से विघटित हो जाता है कि मुझे रहना ही नहीं है ऐसे समाज में, ये समाज मेरी बात ही नहीं सुनते, मैं जो कह रहा हूं ऐसा समाज में हो ही नहीं रहा है, समाज बेकार है, समाज किसी काम का नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, समाज छोड़ करके हम अलग हो जा रहे हैं और अपने आप को अकेला कर ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति, ऐसा विघटन कहलाता है आपका जो है व्याधिकीय विघटन। क्या कहलाता है आपका? व्याधिकीय विघटन, जहां पर आप जो है नकारात्मक वे में जाकर के विघटित हो रहे हैं, वो कहलाता है आपका नकारात्मक विघटन। एंड दूसरा है आपका सृजनात्मक विघटन। नाम से ही आपको पता चल रहा है जहां पर आपका क्रिएशन हो रहा हो, सृजन हो रहा हो, कुछ चीजें नई आ रही हो। तो देखो, जो है सृजनात्मक रूप में विघटित में अहम अपनी चरम सीमा पर जो है नहीं होता है, बल्कि अगर सृजनात्मक विघटन की आप बात करोगे तो सृजनात्मक व्यक्तित्व वाला जो व्यक्ति है, वो जीवन के अनेक क्षेत्रों में अनेक व्यक्तियों से सहमत नहीं होता है। कई सारी चीजें हैं जो हम नया क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन समाज है जो एक ढर्रे पर चलना चाहती है, तो कहीं ना कहीं वो चीज हम उसके खिलाफ होते हैं। समाज की अनेक परंपराएं, मूल्य और व्यवहार के ढंग उसे अनुपयोगी या सड़े गले लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में वह एक ऐसी मनोवृत्ति विकसित करता है जो उसे अन्य व्यक्तियों से अलग कर देता है, और इसके फलस्वरूप वह एक और वह प्रचलित मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करने में स्वयं को असमर्थ पाता है, और दूसरी ओर अन्य व्यक्तियों का सहयोग ना देकर के कभी कभी उनकी आलोचना भी शुरू कर देता है। और इस ऐसी स्थिति में उससे क्या होता है, धीरे धीरे वो विघटन की ओर जाने लगता है। और इससे स्पष्ट होता है कि सृजनात्मक व्यक्तित्व विघटन एक ऐसी दशा है जिसमें एक व्यक्ति अपनी सृजनात्मक क्षमता का उपयोग करके समाज में परिवर्तन लाना चाहता है, लेकिन उसके विचार और कार्यक्रमों को समूह जो है उस स्वीकृति नहीं दे पाने के कारण अधिक संवेदनशील हो जाता है, जिससे क्या होता है, व्यक्ति जो है लोग विघटित होने लगते हैं। यानी कि मतलब कहने का अर्थ क्या है कि जब कोई व्यक्ति कुछ नया क्रिएट करना चाहता है ना, या समाज का जो रूल्स है उसके थोड़ा सा भी खिलाफ जाकर के मतलब वो अपने कुछ नई चीजें रखना चाहते हैं। जैसे कि समाज में चल रहा था, सती प्रथा चला आ रहा था, लेकिन राजा राम मोहन राय ने जब सती प्रथा का खिलाफ कुछ कहा होगा तो सबसे पहले उनका क्या हुआ होगा, विरोध हुआ होगा। बाद में भले वो चीजें राइट एक्सेप्ट की जाए, तो वो चीजें जब आप कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो और समाज आपका उसमें सहयोग नहीं दे रहा होता, समाज आपसे अलग होना चाहता है, आपको समाज अपने साथ नहीं रखना चाहता है, तो ऐसी स्थिति, ऐसी विघटन को कहते हैं हम सृजनात्मक विघटन। जहां आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो, जहां आप कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट लाना चाहते हो समाज पर, लेकिन समाज उसको अभी तुरंत एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो चीज अभी समाज के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, उसके थोड़ा सा खिलाफ जा रहा है। बाद में वो चीज एक्सेप्टेंस होगी क्योंकि आप बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये कहलाता है आपका सृजनात्मक विघटन, और जो कि पॉजिटिव होता है, और ये नेगेटिव है व्याधिकीय विघटन। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ राइजिंग डिवोर्स रेट इन इंडिया। भारत में तलाक की बढ़ती हुई दर के प्रभाव की व्याख्या करो। तो देखो, पहले के जमाने में अगर आप देखोगे कि तलाक के जो दर थे, वो रेट थे, काफी कम थे, क्योंकि समाज उस पर रिस्पॉन्ड नहीं था, या मतलब लोग आपको अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं था, या फिर मतलब कि एक तरीके से लोग थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना चाहते थे। अभी देखेंगे क्योंकि डिवोर्स एक तरीके से समाज के द्वारा जो है हीन भावना से देखा जाता था, एंड अभी उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ावा मिल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप समाज नहीं रह सकते एक दूसरे के साथ तो आप छोड़ सकते हैं, आप तलाक ले सकते हैं, तलाक लेने के बाद भी आप अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, शादी फिर से हो सकती है।
है, तो ये सारी चीजें बढ़ने की वजह से तलाक की रेट्स जो है बढ़ती जा रही है। क्योंकि इससे प्रॉब्लम्स भी है और अच्छी भी है कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है जो कि मतलब सॉल्व नहीं हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको उसके साथ रहे ही जाना है। लेकिन इसकी एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएटिंग साइड यह आ रही है कि अभी जो है हम जरा भी टॉलरेंस नहीं करना चाहते हैं। हम अगर एक लाइफ जी रहे हैं और हम किसी के साथ गए हैं, तो हमें एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, कुछ चीजें प्रॉब्लम्स आएंगी, उन प्रॉब्लम्स से आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो एक इजी भी क्या है कि छोड़ दो इसको, कुछ कोई और आएगा तो हमारा लाइफ सही हो जाएगा, अभी ये इसके साथ हमारा नहीं जम रहा है। मतलब हम एफर्ट लगाना भूल चुके हैं, हम उस चीज को ठीक करना भूल चुके हैं। हम चाहते हैं कि मतलब सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएं। एंड ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये जो तलाक चला आ रहा है या डिवोर्स को जो प्रमोट किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एक दुष्प्रभाव समाज पर डाल रहा है, जिससे समाज कहीं ना कहीं जो ये पीढ़ियां आप देखोगे, अभी जो इंडियन कल्चर आप उठा करके देख लो, यहां पर जो डिवोर्स की रेटिंग है ये काफी कम है। लेकिन आप वेस्टर्न उठा करके देख लो समाज में कि शादी हुई 1 साल 6 महीने या फिर मतलब शादी होने से पहले 50 बार, या फिर मतलब लाइफ में मतलब स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, और इससे कहीं ना कहीं लाइफ अपने आप में बहुत पेनफुल हो जाती है। आपको लगता है कि मतलब यहां नहीं मुझे अच्छा लग रहा है या सुकून नहीं मिल रहा है, मैं कहीं और जाऊंगा, किसी और से मेरी शादी होगी या रिलेशन होंगे तो वहां से मुझे बड़ा अच्छा हो जाएगा, फिर ठीक चीजें ठीक हो जाएंगी। वहां जाते हैं फिर पता चलता है नहीं ऐसा नहीं है, फिर छोड़ते हैं। मतलब पूरी लाइफ मतलब ब्रेक करना, जुड़ना ब्रेक करना, इसी में पूरी लाइफ निकल जाती है। क्यों? क्योंकि हमने कुछ एडजस्ट करना है सीखा ही नहीं है। एंड ये कहीं ना कहीं हमारे भारतीय समाज की एक खूबसूरती है कि हम थोड़ा सा बचपन से ही कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हमने सीखी हुई होती है, तो कहीं ना कहीं वो लाइफ में आगे चल करके बहुत हेल्प कर रही होती है। तो तलाक की जो बढ़ती हुई दर है, ये कहीं ना कहीं समाज को विघटित करने में, समाज को विघटन करने में भी भूमिका निभा रही है। एंड कुछ केसेज ऐसे होते हैं जहां पर अलग होना जरूरी होता है, जहां पर आप पूरी एफर्ट लगाने के बावजूद भी नहीं हो सकती है चीजें ठीक, तो दूर अलग होना वो भी एक सॉल्यूशन है और होना चाहिए। लेकिन कम से कम अपनी पूरी एफर्ट, अपनी ताकत लगानी इंपॉर्टेंट है। तो इससे कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव में आ जाता है भारत में तलाक की बढ़ती हुई दरों को लेकर के। आगे बात करें, बी नंबर है पर्यावरणीय प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रभाव की विवेचना करो। तो पर्यावरणीय प्रदूषण मतलब कि पर्यावरण को दूषित करने वाली चीजें जो कि पर्यावरण को दूषित कर रही हैं, उसको हेल्दी नहीं रहने दे रही हैं, वो कहलाता है आपका पर्यावरणीय प्रदूषण। अब चाहे वो आपका जो है वातावरण प्रदूषित करना हो गया हो, वायु प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, हम अपने आसपास के एनवायरमेंट को प्रदूषित कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ प्रदूषण कहलाता है। इसके बहुत सारे प्रादुर्भाव है हमारी हेल्थ पर हमें देखने को मिल रहा है। कहते हैं कि अगर अभी इतना ज्यादा वायु प्रदूषण हो चुका है ना, हमारा जो कंट्री का जो कैपिटल है न्यू दिल्ली में अगर आप जीवन जी रहे हो, तो आप दिन में सिगरेट ना पीते हुए भी आप दिन में जो सांस ले रहे हो ना, उससे इतना नुकसान होता है कि आपने दिन में 15 सिगरेट पी है ना, 15 सिगरेट आप कैप्टन पीते हो, जितना आपके फेफड़ों को नुकसान होता है उतना आप दिल्ली में अगर रह रहे हो, तो एक दिन में अगर आप सांस ले रहे हो तो उतना आपके फेफड़े को नुकसान हो रहा है। यानी कि 15 सिगरेट आप बिना पिए ही पी जा रहे हो दिल्ली में अगर आप रह रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये आपके लाइफ को, आपके लाइफ स्टाइल को, आपके हेल्थ को ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इसके प्रभाव के बहुत सारे प्रभाव इस पर होते हैं। आपका हेल्थ खराब होता है, आपके हेल्थ खराब हो गया तो आपके लाइफ के सारे डायमेंशंस ही उखड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भारत में घरेलू हिंसा के कारणों की विवेचना कीजिए कि भारत में जो घरेलू हिंसा होते हैं वो घरेलू हिंसा के कारण क्या है, कौन से कारणों से घरेलू हिंसा होते हैं। तो भारत में घरेलू हिंसा के जो है कारण बहुत लंबी समय से चले आ रहे हैं। बहुत लंबे समय से घरेलू हिंसा आपको देखने को मिल रही है। सास बहू के जो प्रॉब्लम्स हैं या घर में दहेज की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और बहुत सारी चीजें। घरेलू हिंसा मतलब क्या होता है, जो हिंसा घर के अंदर हो वो घरेलू हिंसा कहलाती है। इसके कई सारे कारण आ जाते हैं। सबसे पहला कारण आ जाता है कि हमारा जो भारत है ये पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था रहा है, जहां पर स्त्री को उतने ज्यादा वैल्यू नहीं मिल रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अब एजुकेट होने के वजह से वो अपना हक मांग रही है, तो यहां पर कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा आ जाती है। दूसरी हो गई अशिक्षा। तीसरा हो गया आपका सामाजिक कुप्रथाएं जो है, पारिवारिक तनाव हो गया, महिलाओं के प्रति जो एक विद्वेष मतलब अलग तरीके की जो भावनाएं हैं, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं जो है घरेलू हिंसा के कारणों को बढ़ावा देती हैं। बी नंबर क्वेश्चन है, अपराध में विभेदक साहचर्य सिद्धांत का वर्णन करो कि अपराध में विभेदक साहचर्य जो परिणाम है, वो सिस्टम है, वो क्या है अपराध में। तो देखो ये जो सिद्धांत है ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है अपराध को समझने के लिए। एंड इस सिद्धांत के माध्यम से जो है अपराध को समझा जाता है कि अपराध क्या है और अपराध में उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उन सभी चीजों के बारे में बात होती है।
अगला क्वेश्चन है 9th नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे भारत में आतंकवाद के प्रमुख कारणों की विवेचना करो, रेखांकित करो कि भारत में जो आतंकवाद जो है, कई बार आपने देखा होगा आतंकी हमले हुए हैं भारत में, तो उसके पीछे कारण क्या है, रीजन क्या है, इसके बारे में आपको बात करना है। तो देखो जो है जब कोई संगठन अपनी शक्ति या जन समर्थन के द्वारा अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाता है तो वो छिपे तौर पर चाहे विस्फोट करके, अपहरण करके, सामूहिक नरसंहार करके भय पैदा करना चाहता है, आतंक पैदा करना चाहता है, जिससे कि लोग डरें। तो आतंक के पीछे कई सारे इसके कारण भी हैं। जो है इसमें क्या होता है ना कि जब हम अपनी चीजों को, अपनी बातों को डायरेक्टली अपने पावर के माध्यम से नहीं मनवा सकते तो हम दहशत फैलाना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं कि अगर इससे लोग डर जाएंगे। या कई बार आपने देखा होगा किसी बड़े गैंग के लीडर को छुड़ाने के लिए अपहरण कर लिया जाता है, आतंकी हमले हो जाते हैं, जिससे कि मतलब कि उनको छोड़ दिया जाए। तो इससे कई सारे कारण होते हैं जो कि सामाजिक राजनीतिक कारण हो सकते हैं। बी है आपका क्षेत्रवाद को परिभाषित कीजिए और इसके प्रमुख कारणों और प्रभावों की विवेचना करो। तो क्षेत्रवाद क्या होता है बेसिकली कि हम एक क्षेत्र में रह रहे हैं, उस क्षेत्र से कहीं ना कहीं हमारा एक लगाव होता है, या उस क्षेत्र में जैसे कि आप देखोगे, आप अगर इंडिया में रह रहे हो और आप कहीं फॉरेन में गए हुए हो और आपको फॉरेन में कोई इंडिया का व्यक्ति मिल जा रहा है ना, आप इंडिया के किसी भी स्टेट से रह रहे हो, कोई इंडिया का व्यक्ति मिलता है तो आपको एक अपनापन की भावना देखने को मिलती है कि हाँ ये भी इंडिया से है, मैं भी इंडिया से हूं, भले ही वो इंडिया में साउथ से हो, आप ईस्ट से हो, आप वेस्ट से हो, यानी कि लेकिन फिर भी एक अपनेपन की भावना आ जाती है। तो वो कहलाता है आपका क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद बेसिकली होता है कि एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच में जो आपसी सौहार्द की भावना होती है, और कहीं ना कहीं ये आपसी सौहार्द एक क्षेत्रवाद को दूसरे क्षेत्र से अलग भी करता है। और इसके प्रादुर्भाव भी हैं, इसके कारण भी कई सारे आ जाते हैं, जैसे कि इसके सांस्कृतिक कारक भी हैं, राजनीतिक कारक भी है, सामाजिक अन्याय या पिछड़ापन भी है, जहां पर क्या होता है कि एक कम्युनिटी अपने आप में बनाने की कोशिश करती है कि हम एक साथ मिलजुल करके रहेंगे तो हमारा कोई दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। भाषा के आधार पर भी हो जाते हैं कि मतलब ये भाषा के बोलने वाले लोग हैं, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं जो है इसके कारण है। अब क्षेत्रवाद के अगर दुष्प्रभाव के बारे में बात किया जाए तो इससे क्या होता है कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच संघर्ष की भावना उठ जाती है कि हम तो जो है मराठा है, हम तो मुंबई वाले हैं, हम दिल्ली वाले हैं, तो एक तरीके से क्षेत्रवाद में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। राज्यसभा केंद्रीय सरकार के बीच संबंध का विकृत हो जाना हो जाता है, स्वार्थी नेतृत्व व संगठन का विकास हो जाता है, भाषा की समस्याएं बहुत जटिल हो जाती हैं क्योंकि लोग हर कोई चाहता है कि हमारी जो भाषा है, हमारे क्षेत्र की जो भाषा है, हमारे क्षेत्र की जो सिस्टम है वो सभी को लागू होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव क्रिएट करती हैं। तो ये दोस्त हमारा आज मतलब पूरा पेपर हमने डिस्कस कर लिया। आई होप ये तुम्हें पेपर समझ में आया होगा। तो आप देख सकते हैं ये 9, 8, 7, 6 4 क्वेश्चन है, इनमें से किन्हीं 2 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो ये था आपको क्वेश्चन पेपर। आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करो। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगर एग्जाम्स में जा रहे हैं तो बेहतर आपके अंक आए, हमारी आशा है आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।